एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज मैं आपके लिए एक चैप्टर लेकर के आई हूँ, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। अपने हैंड रिटन नोट्स में आपको बताने वाली हूँ इस चैप्टर में जो जो एक्सपेक्टेड है कि पूछा जा सकता है नीट के अंदर। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि जो पेपर के अंदर जो लिविंग वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, मतलब कि इसके क्वेश्चन आप स्किप भी होते हुए देख सकते हो। कुछ बार आए हैं, कुछ बार नहीं आए हैं इसके क्वेश्चंस, बट स्टिल ये एक बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। एंड द सेकंड थिंग, अगर आ जाते हैं तो आपके 4 नंबर डायरेक्ट बन जाता है इसमें से, क्योंकि इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने सिर्फ एक बार वन शॉट ले लिया तो आपका जो है पूरा बन जाएगा पेपर, है ना। तो उसमें से बेसिकली आप 4 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बेस भी है, क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर है बॉटनी का, तो ये कहीं ना कहीं बायोलॉजी में आपका बेस भी बनाता है, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ भी होता है, ठीक है। जब अगर अभी हम नई एनसीईआरटी देखते हैं तो नई एनसीईआरटी में से काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में से हटा दी गई हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि नीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्सोनॉमिक एड वाला जो पोर्शन है वो हटाया गया है, बाकी सब कुछ इसके अंदर आने वाला है। तो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे इसकी। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई क्वेरीज है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम का चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि वो एक कोई चीज़ है जो नॉन लिविंग है, और मैं बोल दूं कि मैं खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि वो नॉन लिविंग है और हम लिविंग है। तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो डिफाइन करने वाली हैं, जो बेसिकली ये बताती हैं कि वो लिविंग में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलती है तो उसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट अगर वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में मिल सकती है तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। तो देखो, लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो लाइफ के बारे में ये हमें बताता है कि व्हाट इज द लाइफ एक्चुअली। तो लाइफ इज इट इज़ अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ यूनिक, आई होप आपको विजिबल होगा, ओके। इट इज़ अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड दीज मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज इनटू अ यूनिक फैशन एंड फॉर्म अ सेल। तो बेसिकली जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता है सेल क्या है। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सेल ही वो बेसिक यूनिट है जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है। एंड सेल के अंदर आपने डिफरेंट ऑर्गेनल्स देखी होंगी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसके अलावा पेरोक्सिसोम हो गए, वैक्यूल्स हो गए। तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स इन योर साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, क्लियर। तो वो ऑर्गेनल्स जो होती हैं व्हेन दे स्टार्ट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो उनकी एक इमर्जिंग प्रॉपर्टी निकल के बाहर आती है जो हमें ये बताती है कि वी आर लिविंग एक्चुअली। तो बेसिकली सेल का होना और सेल के अंदर सिर्फ ऑर्गेनल्स का होना इज़ नॉट अ लिविंग। एक्चुअल में देयर इज इंट्रैक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनल जो किसी सेल को लिविंग बनाता है। तो अगर ऑर्गेनल्स की आपस में इंट्रैक्शन होगी तो आपकी सेल लिविंग होगी, सेल्स की आपस में इंट्रैक्शन होगी तो टिश्यू बनेगा और टिश्यू लिविंग होगा। अगर टिश्यूज़ की आपस में इंट्रैक्शन होगी तो ऑर्गन बनेगा और ऑर्गन लिविंग होगा। इसी तरीके से ऑर्गन्स की जब आपस में इंट्रैक्शंस बनेगी तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा और ये आपका एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ पे जोर दिया गया है कि सेल के अंदर किसी चीज़ का पाया जाना ही इनफ नहीं होता। अगर उसके अंदर इंट्रैक्शंस नहीं है तो वो लिविंग नहीं है। देयर शुड बी इंट्रैक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल टू मेक इट लाइव सेल, क्लियर। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है कि लाइफ क्या है। इट इज़ अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स, basically complex organization of molecule. We are not simple, we are very complex in our behavior, और we can say हमारे जो बायोकेमिकल कंपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि These molecules organize into a unique fashion, वो बहुत ही यूनिक फैशन में ऑर्गेनाइज होते हैं और उसको हम बोल देते हैं सेल। तो बेसिकली इट इज़ अ बेसिस ऑफ लाइफ। एंड सेल के अंदर क्या क्या मिलती हैं आपको, सेल रिएक्शंस होती हैं जो सेल के अंदर मिल रही हैं, जैसे कि देयर आर सम एनाबॉलिक रिएक्शंस, देयर आर सम कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जैसे प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का टूटना, दीज आर द रिएक्शंस। एंड इनसाइड सेल, एक सेल के अंदर दीज रिएक्शंस लेड टू ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेंसिटिविटी। यही रीज़न होता है कि हमें सेल के अंदर जब ये इंट्रैक्शंस हो रही होती है तो उसी की वजह से ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है और सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। तो बेसिकली फंडामेंटल, देयर आर सम फंडामेंटल कैरेक्टर जो डिफाइनिंग नहीं होते, और कुछ हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे होते हैं जो डिफाइनिंग होते हैं। तो हम 4 फैक्टर के बारे में खास बात करेंगे। एक होगी ग्रोथ,
जो आप देखोगे। दूसरा आप बात करोगे रिप्रोडक्शन की, तीसरा हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की, फोर्थ हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। तो हमें 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है कि इसके बिहाफ पे कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है। तो सबसे पहले ग्रोथ देखते हैं। देखो ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ बेसिकली आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी। एनसीईआरटी लिखती है दैट ग्रोथ इज अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक जो होंगी ग्रोथ की, वो क्या क्या है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। तो बेसिकली दीज आर द ट्विन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रोथ, और ट्विन फैक्टर्स फॉर ग्रोथ इज इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मेरी सेल का नंबर इंक्रीज हो गया, तो बेसिकली क्या हुआ है, सेल की ग्रोथ हुई है ना, क्योंकि नंबर इंक्रीज हुआ। अगर सेल का साइज इंक्रीज होगा तो भी मेरी ग्रोथ होगी, सेल का मास इंक्रीज होगा तो भी मेरी ग्रोथ होगी। अगर मान लेते हैं एक लीफ है, अगर लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो भी ग्रोथ होगी। अगर आपके पास जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है तो भी ग्रोथ है। जैसे कि आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में मैंने आपको करवाया था कि जो मेज का प्लांट होता है वो 1 घंटे में 17,500 सेल्स जो होता है पर आवर जो इंक्रीज कर रहा होता है नंबर में। तो बेसिकली वो क्या है, वो मेज की ग्रोथ हो रही है। क्लियर। इसी तरीके से हमने देखा था कि जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन जब अपने जुवेनाइल स्टेज में होता है और जब वो अडल्ट बनता है तो बेसिकली उसका जो वॉल्यूम होता है वो 3.5 लाख जो है इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रोथ। क्लियर। तो ग्रोथ के काफ़ी सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन सरफेस साइज। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल। क्लियर। बट एनसीईआरटी में इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही ट्विन कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं ग्रोथ की, दैट इज इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो होती है वो एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, इंट्रिंसिक भी हो सकती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है बाहर के सरफेस पे डिपोजिशन होने की वजह से ग्रोथ हो जाना। जैसे कि एक सैंड ड्यून्स है या फिर एक माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर हवा आई और हवा की वजह से उसकी ग्रोथ जो है, उसके ऊपर सॉइल जो है वो डिपॉजिट होती चली गई, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं माउंटेन का साइज हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा। बट दैट इज नॉट द इंटरनल ग्रोथ। माउंटेन कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जिसके पास सेल हो और सेल का नंबर इंक्रीज हुआ हो तो उसकी ग्रोथ हुई हो, नहीं। माउंटेन के ऊपर सिर्फ सोइल का डिपोजिशन हुआ और उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो गई। इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। और एक्सटर्नल ग्रोथ जो होती है दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल ग्रोथ। अगर हवा जो है वो उसके ऊपर से निकली तो माउंटेन के ऊपर जो सॉइल डिपॉजिट थी वो वहाँ से हट भी सकती है और माउंटेन की ग्रोथ वापस छोटी हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ रिवर्सिबल ग्रोथ। तो देखो एक ऐसी ग्रोथ जो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, उसको आप बोलते हो रिवर्सिबल ग्रोथ, एंड इट इज़ एक्सटर्नल ग्रोथ एंड इट इज़ ओनली ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ any constituents, right? But internal growth is totally different from the external growth. internal growth में क्या होता है, internal growth के अंदर सेल का नंबर इंक्रीज होता है, सेल्स डिवाइड करती हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवाइड करती हैं, सेल का नंबर इंक्रीज होता है, एंड इसे हम बोलते हैं इंटरसेप्शन या फिर इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक ग्रोथ। सो वी हैव टू काइंड ऑफ ग्रोथ, वन इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड वन इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग शो करते हैं, आई होप आपको विजिबल होगा। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग शो करते हैं और इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो इंटरनल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। इंटरनल ग्रोथ को रिवर्सिबल नहीं कर सकते। मेरी सेल का नंबर बढ़ गया तो मेरी हाइट बढ़ गई, अब मेरी हाइट एक पर्टिकुलर हाइट अटेन होने के बाद अगर मैं उसको छोटा करना चाहूँ तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि अब मेरे सेल का जो नंबर है वो वापस से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। ठीक है। प्लांट के अंदर अगर आप ग्रोथ देखोगे तो प्लांट एनिमल के और प्लांट की कंपैरिजन अगर ग्रोथ से करते हो तो एनिमल की ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है, एक डेफिनेट होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। लेकिन प्लांट के अंदर ग्रोथ जो होती है अनलिमिटेड होती है, उसके अंदर कोई डेफिनेट ग्रोथ नहीं होती, इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, वो कंटिन्यू ग्रो करता चला जाता है। और ऐसा क्यों पॉसिबल है, ऐसा इसीलिए पॉसिबल है कि क्योंकि जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट के एपेक्स पे आपको मेरिस्टमेटिक सेल्स दिखाई देती हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम या फिर शूट एपिकल मेरिस्टम, और उसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। सो हमने देखा कि जो ग्रोथ है वो आपको लिविंग में भी मिल जाएगी और नॉन लिविंग में भी मिल जाएगी। सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई इट इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होगी जो विदाउट एनी एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलती है, उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। बट हेयर आपको ग्रोथ दोनों के अंदर मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज जस्ट द कैरेक्टरिस्टिक और द फंडामेंटल प्रॉपर्टी।
क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए रिप्रोडक्शन। एज यू ऑल नो रिप्रोडक्शन देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिकली वन इज ए सेक्सुअल मेथड एंड द सेकंड वन इज द सेक्सुअल मेथड। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, री का मतलब अगेन एंड प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस, यानी आप अगर नए ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हो तो दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन आपको अगर ए सेक्सुअल करनी है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स भले ही बने ना बने बट गैमेट्स फ्यूज कभी नहीं होंगे। ये खास बात होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन हो ना हो बट गैमेट्स कभी फ्यूज नहीं करेंगे। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का हमेशा फ्यूजन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होती है और आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होती है, 2 पेरेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो कोई भी गैमेटिक वेरिएशंस नहीं लेकर के आती, यानी कोई भी इवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म नए बनते हैं दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, दे आर काइंड ऑफ डिट्टो टू देयर पेरेंट्स, दैट्स व्हाई देयर इज नो काइंड ऑफ वेरिएशंस एंड नो काइंड ऑफ इवोल्यूशन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट अ बेटर मोड फॉर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएशंस नहीं मिल रही हैं, अडेप्टेशंस नहीं हो पाएंगी। तो हमें ये पता है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा वेरिएशंस होती है वहाँ पर अडेप्टेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और नेचर सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो बेसिकली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो, इससे गैमेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे और इवोल्यूशन नहीं होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये गैमेटिक वेरिएशंस लेकर के आएगा और इससे रिप्रोडक्शन होने के चांसेस होते हैं, सॉरी इससे वेरिएशंस होने के चांसेस होते हैं। एंड यू ऑल नो वेरी वेल दैट वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपके पास क्या होती है, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और वेरिएशंस के आने से ही आप बहुत सारी डिजीज से खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हो। एंड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी आर नॉट सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, वी आर नॉट सिमिलर टू आवर सिबलिंग बिकॉज वी हैव वेरिएशंस इन आवर जेनेटिक कंपोजिशन। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। रिप्रोडक्शन में अगर ए सेक्सुअल देखते हो तो ए सेक्सुअल के डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के। वन इज योर बाइनरी फिजन, फॉर एग्जांपल इन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया के अंदर एक बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के टाइम पे बाइनरी फिजन से 1 से 2 में टूट जाता है। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर एक बैक्टीरिया 1 से 2 में टूट गया इसका मतलब क्या है कि उसने रिप्रोडक्शन भी किया और प्लस ग्रोथ भी की, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन सेल्स भी तो हुआ है ना, नंबर भी तो इंक्रीज हुआ है सेल्स का। तो उसने अपनी रिप्रोडक्शन भी की है और उसने अपना नंबर भी इंक्रीज किया है, यानी ग्रोथ भी की है। तो यहाँ पे ग्रोथ जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। रीजन यानी यहाँ पे लिखा भी है दैट इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों एक साथ हो गए हैं। अगर आप कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखोगे तो जैसे ही उसने रिप्रोडक्शन किया अपना नंबर वैसे ही उसने इंक्रीज भी कर लिया, यानी ग्रोथ भी तुरंत हो गई, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, दैट्स वाई हम इसको सिनोनिमस कहते हैं। बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर अगर कहीं पे चोट लग जाती है हमें कहीं पर, तो चोट लगने की वजह से हमारी सिर्फ नई सेल्स आती हैं वहाँ पर, यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है, हम रिप्रोड्यूस नहीं करते, हम नया ऑर्गेनिज्म नहीं देते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं और एक की वजह से दूसरा नहीं होता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होती है वो सिनोनिमस टू ईच अदर होती हैं एंड दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, बट इन द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो बाइनरी फिजन मैंने बताया, जब एक बैक्टीरिया 1 से 2 में टूट जाता है तो नंबर भी इंक्रीज करता है और रिप्रोडक्शन भी करवाता है। बडिंग को आपने हाइड्रा में देखा होगा, हाइड्रा के अंदर एक आउट ग्रोथ हो जाती है स्टार्टिंग में, वेजिटेटिव काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें वो क्या करता है एक आउट ग्रोथ बना लेता है अपनी मेन बॉडी के ऊपर, और जब वो आउट ग्रोथ थोड़ी सी ग्रो कर जाती है तो वो बॉडी मेन बॉडी से डिटैच हो जाती है, उसको हम बोलते हैं बडिंग। फ्रेगमेंटेशन का मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन ग्रीन आल्गी स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा के अंदर आपको ये सेक्सुअल मेथड दिखाई देता है रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। स्पाइरोगायरा जो है इट इज़ अ फिलामेंटस ग्रीन आल्गी जो टूट जाती है फ्रेगमेंट्स में और उसकी वजह से आपको क्या मिलती हैं, आपको मिल जाती हैं नई ग्रीन algae। रीजनरेशन आपको आपके पास ट्रू रीजनरेशन जो है इट कैन बी शोन बाय प्लेनेरिया, दैट इज ड्यूजेसिया। ड्यूजेसिया जो होता है, प्लेनेरिया जो होता है, ये आपका ट्रू रीजनरेशन शो करता है। अगर आप प्लेनेरिया को कट कर देते हो तो वो जितने भी पार्ट्स में आप कट करोगे उतने ही प्लेनेरिया आपको दे देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, रिप्रोडक्शन था। अब आ जाइए नेक्स्ट, जो रिप्रोडक्शन है, मैंने ये बोल तो दिया कि रिप्रोडक्शन आपके पास एक प्रॉपर्टी है, बट ये कैसी प्रॉपर्टी है, क्या एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि क्या सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन मिलेगा, और क्या ये एक नॉन डिफाइनिंग यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो देखो
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है सबके अंदर एक्चुअली रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। अगर नॉन लिविंग की बात करें तो देखो नॉन लिविंग में तो रिप्रोडक्शन होता नहीं है ना। बट अगर हम लिविंग में भी बात करते हैं तो लिविंग में देर आर सम लाइक इनफर्टाइल कपल, देर आर सम इनफर्टाइल कपल, देर आर हनी, देर इज वर्कर बी आपने सुना होगा, वर्कर बी हो गया, म्यूल हो गया, इनफर्टाइल कपल हो गए, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो जिंदा नहीं है, नहीं, दे आर लिविंग, वो जिंदा हैं बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि देर आर सम एक्सेप्शन टू दिस प्रॉपर्टी, दैट्स वाई इट इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ जस्ट द कैरेक्टरिस्टिक और द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्लियर? There is next or third property, that is metabolism. First of all, it is very important to know what is metabolism actually. तो मेटाबॉलिज्म इज़ अ काइंड ऑफ सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एक्चुअली एनाबॉलिज्म क्या होता है, जब छोटे छोटे टुकड़े मिलकर के आपस में एक बड़ा टुकड़ा बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। मीन्स यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग, यू आर गोइंग टू फॉर्म अ बिग थिंग, राइट? बट व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? व्हेन यू आर गोइंग टू कट द बिग थिंग इनटू द स्मॉलर पीसेस, दैट इज काइंड ऑफ कैटाबॉलिज्म। अगर आप बड़े टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हो, दैट इज कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक सेल के अंदर अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जो होता है, आपकी सेल्स के अंदर प्रोटीन जो होता है, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो प्रोटीन आपस में टूट के क्या बना देता है? अमीनो एसिड बना देता है। तो कैटाबॉलिज्म इज बेसिकली व्हाट? प्रोटीन का टूटना अमीनो एसिड के अंदर। और एनाबॉलिज्म क्या होता है? आपका जो अमीनो एसिड्स है उनका आपस में जुड़ के प्रोटीन को बना देना, दैट इज एनाबॉलिज्म। इट इज़ अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल जो आपको समझ में आना चाहिए। और मेटाबॉलिज्म जो है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। रीजन इज मेटाबॉलिज्म कभी भी किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं चलती, और मेटाबॉलिज्म दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर आपको मिल जाएगी। यानी मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो सारी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर आपको दिखाई देगी। अब सपोज कर लो, अब मैंने बोला कि मेटाबॉलिज्म चलनी चाहिए, लेकिन मेटाबॉलिज्म के लिए ना एक खास बात ये होती है कि आपके पास एक सेल होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कम से कम एक सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। सो वी कैन से कि सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज अगेन अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर सेल नहीं होगी तो आपकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो होती है वो हमेशा एक बाउंड्री के अंदर पाई जाती है, और वो बाउंड्री होती है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म होने के लिए एक सेल का होना ज़रूरी है। यानी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द लिविंग बीइंग, राइट? तो सेल जो होती है वो आपस में जुड़ के टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ऑर्गन क्या होते हैं? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज। एंड ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, राइट? एंड ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं, वर्क करते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो आपका एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। अब मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग हमने ये बोल दिया कि मेटाबॉलिज्म होने के लिए एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है, बट व्हाट विल बी द रिजल्ट अगर हम सारी जितनी भी सेल के अंदर, जितना भी सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म हो गया, सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हो गई, वो सब की सब मैंने बाहर निकाली और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दी, है ना? मैंने वो सारी रिएक्शंस बाहर करवाई, टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाई, यानी कि सेल से बाहर निकाल के करवाई है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं करवाई है। तो मुझे बताओ, क्या उस टाइम पर आपकी जो सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही थी, वो सारी रिएक्शन जब मैं टेस्ट ट्यूब में करवा रही हूँ, तो क्या टेस्ट ट्यूब मेरे पास एक लिविंग सेल हो गई? नहीं होगी। रीज़न क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिफाइन करती है एक सेल को, और एक सेल के अंदर रिएक्शंस होंगी, तो हम बोल सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शंस जो हो रही हैं उनको आप लिविंग भी बोल सकते हो, उनको आप नॉन लिविंग भी बोल सकते हो, बट जो टेस्ट ट्यूब है वो हमेशा एक नॉन लिविंग थिंग ही रहेगी, वो कभी भी लिविंग नहीं हो सकती। तो वही चीज़ इन्होंने भी बोली है कि इन विट्रो का मतलब होता है सेल से बाहर। इन विट्रो अगर आप सारी रिएक्शंस करवाते हो, जैसे जो रिएक्शन सेल के अंदर हो रही थी ऑर्गेनेल्स के बीच में इंट्रैक्शंस, वो सारी रिएक्शंस अगर आप सेल के बाहर करवाते हो, रिएक्शंस में और नॉट भी, तब वो क्या होंगी? रिएक्शंस में और मे नॉट बी द लिविंग। रिएक्शंस को आप लिविंग और नॉन लिविंग कंसिडर कर सकते हो, बट नॉट इन लिविंग थिंग्स। वो लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होंगी, यानी वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही हैं, तो आप टेस्ट ट्यूब को लिविंग बोलना शुरू नहीं करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी कि मेटाबॉलिज्म के होने के लिए सेल का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने यही लिखा है कि फॉर मेटाबॉलिज्म सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड, सो सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दैट्स वाई हम कहते हैं कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके पास मेटाबॉलिज्म है, दैट्स वाई इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि यू आर अवेयर टू योर सराउंडिंग। अगर आपको मैं गर्मी में ले जाकर के खड़ा कर दूं तो आप क्या करने लगोगे, आप स्वेटिंग करना शुरू कर दोगे। आपको ठंड में ले जाकर के मैं खड़ा कर देती हूँ तो आप शिवरिंग करना शुरू कर दोगे। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो आप एनवायरमेंट के रिगार्डिंग दिखाते हो, राइट। इसी तरीके से देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स जो रिस्पॉन्ड दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे शोज फोटोपीरियोडिज्म, दे शोज फोटोट्रॉपिज्म। देयर आर सम सीजनल ब्रीडर्स जो एनिमल्स में होते हैं, वो सीजन के टाइम पर ही बाहर आते हैं और मीटिंग करते हैं, प्रोजेनी को इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली दे आर रिस्पॉन्डिंग टू देयर एनवायरमेंट क्लियरली, राइट। तो अगर हम बोले कि प्लांट में फोटो पीरियोडिज्म होता है, यानी देर आर सम प्लांट्स जिनको ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए। देर आर सम प्लांट जिनको फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा लाइट से कम लाइट से, है ना। तो हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो होते हैं दे शोज फोटोट्रॉपिज्म ड्यू टू कंसंट्रेशन, ड्यू टू हार्मोन दैट इज ऑक्सिन। हार्मोन की वजह से वो क्या करते हैं, ऑक्सिन की वजह से वो बेंडिंग शो करते हैं टुवर्ड्स द लाइट। तो इसको भी हम क्या बोल देते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, और अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। सो बेसिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियसनेस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट। बट अगर मान लीजिए मैं एक नॉन लिविंग थिंग यानी कि टेबल और एक चेयर को ले जाकर के ठंड में रख देती हूँ, तो क्या उसमें किसी तरीके का आपको रिस्पॉन्स दिखाई देगा, कोई एक्सटर्नल रिस्पॉन्स दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। सो बेसिकली उसके अंदर कोई सेल ही नहीं है तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगी, है ना। तो यानी कि कॉन्शियसनेस भी आपको सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग के अंदर ही मिलती है। दैट्स व्हाई वी कैन से कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनिज्म। तो लिखा भी है कि कॉन्शियसनेस इज बेसिकली व्हाट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एंड इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। एंड अब दो बातें और ध्यान से सुनना। एक तो कोमा पेशेंट के बारे में बात की गई है और एक ह्यूमंस के बारे में बात की गई है। देखो, ह्यूमंस आर एक्चुअली कॉन्शियसनेस, कोई इसमें डाउट नहीं है, बट ह्यूमंस आर एडवांस्ड। ह्यूमंस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी शो करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं अब अपने आप को लेकर के अवेयर हूँ कि मुझे हाइजीनिक कंडीशंस रखनी है, मुझे ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है। आई कैन मेक डिसीजंस, राइट। मैं अच्छे बुरे का फ़र्क कर पाती हूँ। तो बेसिकली दिस इज़ योर सेल्फ कॉन्शियसनेस। एक डॉग भी जिंदा है, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, वो भी गर्मी सर्दी के लिए रिस्पॉन्ड करता है, बट वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। उसमें सही और गलत सोचने का फ़र्क नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर ब्रेन उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है जितना ह्यूमन का ब्रेन कैपेबल होता है। दैट्स वाई जो ह्यूमंस होते हैं दे आर सेल्फ कॉन्शियसनेस, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ओनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर ही आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। दुनिया में और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको उतना एडवांस लेवल का सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं देखने को मिल सकता। तो मार्क माई वर्ड्स, इसमें क्या है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ओनली फॉर ह्यूमंस, राइट। अब व्हाट अबाउट द पेशेंट जो कि अभी कोमा के अंदर है, उसके बारे में हम क्या कहेंगे। देखो, जो कोमा का पेशेंट होता है ना, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमेशा ऑन रहती हैं, यानी कि उनकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही होती है मेटाबॉलिकली। उनकी सेल्स के अंदर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन टूटता रहता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता रहता है, यानी कि काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म उनकी बॉडी के अंदर रन कर रही है ऑल द टाइम्स, बट वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। और मैंने कहा कि आपके पास एक इंसान को जिंदा होने के लिए दो प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है ह्यूमन के लिए, एक तो मेटाबॉलिज्म और एक सेल्फ कॉन्शियसनेस। वो कोमा वाला जो पेशेंट है वो बाहर के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। दैट्स वाई उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। सो वी कैन से कि अगर कोमा का पेशेंट बाहर आ गया, मतलब जिंदा हो गया, तो हम बोलेंगे कि कोमा का पेशेंट थ्रू आउट द फेज, जब वो कोमा के अंदर था वो तब भी लाइव था। लेकिन अगर वो पेशेंट कभी लाइफ से बाहर नहीं आ पाया, कभी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाया, तो वी विल से कि जो पेशेंट है वो आपका कोमा के थ्रू भी क्या था, डेड ही था, वो उस टाइम पे भी जिंदा नहीं था। और एक नॉर्मल से टर्म में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कोमा के पेशेंट होते हैं वो एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म तो शो कर रहे हैं, बट उनका ब्रेन जो होता है वो डेड होता है, क्योंकि दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। दैट्स वाई देयर ब्रेन इज डेड। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो मैंने बताई, जिसमें से 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड मेटाबॉलिज्म एंड द कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर द लिविंग बीइंग, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ओनली द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर द ह्यूमन बीइंग। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ह्यूमन बीइंग के अंदर ही मिलेगी।
अब इस चीज़ के बेस पे ना हमने जब प्रॉपर्टीज़ देखना शुरू की, हमने ये पता लगाया कि सेल की, टिश्यू की, ऑर्गन की प्रॉपर्टीज़, ऑर्गन सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिर्फ ऑर्गेनेल्स के हो जाने से नहीं होती, वो सिर्फ सेल्स के आपस में जुड़ जाने से नहीं होती, नहीं, वो एक्चुअली में एक इमरजेंस प्रॉपर्टी होती है। जब आपस में सेल्स आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो जो प्रॉपर्टी निकल के आती है, इसकी वजह से इंसान जिंदा होता है। अब इसी वजह से हमने देखा कि जो लिविंग बीइंग है वो बहुत डाइवर्स है। पूरी दुनिया में जब चेक किया गया तो बहुत डाइवर्स है, वो एक बायोडाइवर्सिटी बना रही हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायो मीन्स लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, यानी पूरी दुनिया में आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी क्यों है? अकॉर्डिंग टू अडेप्टेशंस, ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस है, उनमें अडेप्टेशंस है, जिसकी वजह से वो बायोडाइवर्स हैं, जिसकी वजह से वो डाइवर्सिटी शो करती हैं। तो जब आप डाइवर्सिटी को चेक करना चाहते थे तो अर्नेस्ट मेयर जी थे, उन्होंने बताया कि हमारे पास अराउंड आज तक डिस्कवर हो चुकी हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ को रिकग्नाइज कर लिया गया है। उनका डिस्क्रिप्शन हमें पता है, उनके बारे में हम जानते हैं। तो इतनी यानी 17 से 18 लाख स्पीसीज़ को हम जान चुके हैं। और रॉबर्ट मे ने एक एस्टिमेशन दिया था कि अराउंड हमारे पास 7 लाख स्पीसीज़ जो हैं वो अभी भी जानने बाकी हैं। तो जो अर्नेस्ट मेयर जी थे वो एक्चुअली एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। दुनिया के 100 साइंटिस्ट के अंदर उनका नाम जाना जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी। एंड जो अर्नेस्ट मेयर थे एक्चुअली में उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। उनको एक्चुअली में 3 प्राइजेस से अवॉर्डेड किया गया था, जैसे क्राफूड प्राइज़ हो गया, बाल्चन प्राइज़ हो गया, इंटरनेशनल प्राइज़ हो गया, है ना। तो डिफरेंट 3 प्राइजेस उनको दिए गए थे। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो अर्नेस्ट मेयर जी को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया डिस्कवरी की थी। एंड उन्होंने एक कंसेप्ट भी दिया था, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। और अगर आपको एक स्पीसीज को डिफाइन करना हो तो एक स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए हम ये बोलेंगे कि जो मेंबर हैं, जो एक काइंड के मेंबर हैं, जो सिमिलर मेंबर्स हैं दिखने में, जब वो इंटरब्रीड कर पाए नेचुरली तो वो एक स्पीसीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस आपस में दिखने में सिमिलर हैं और व्हेन दे स्टार्ट टू इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर तो दे मेक अ स्पीसीज दैट इज अ होमो सेपियंस स्पीसीज, होमो सेपियंस, राइट। और इसी तरीके से डॉग की अपनी एक स्पीसीज होगी, कैट की अपनी एक स्पीसीज हो गई। तो बेसिकली उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज ऑफ कॉन्सेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था, बहुत ही ज़्यादा उसको एक्सेप्ट किया गया था। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो एक प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि हम किस तरीके से उनको याद रखें, या हम किस तरीके से उनका पता लगाएं, उनको किस तरीके से हम संभाल कर रखें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमने उनको कैटेगरी में डिवाइड किया। कैटेगरी में डिवाइड करने के साथ साथ हमने सबसे पहले उनके साथ क्या किया, उनको देखा, उनको आइडेंटिफाई किया, उनको कैरेक्टराइज किया कि यस हाँ इस ऑर्गेनिज्म के 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया है, कैरेक्टराइज कर दिया है, मैंने उसको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। फाइनली मैंने उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। और आइडेंटिफिकेशन करने के तुरंत बाद मैं क्या करूँगी, इसकी नोमेनक्लेचर करूँगी, उसका एक नाम दूंगी और फाइनली मैं उसको क्लासीफाई कर दूंगी कि हाँ आप इसको इस क्लास के अंदर रख दीजिए, राइट। तो ये क्या था, ये था आपका इस फॉर्मूले के थ्रू आप बोल सकते हो कि आपने डिस्क्रिप्शन किया पहले ऑर्गेनिज्म का, फिर आपने उसका आइडेंटिफिकेशन किया, डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, फाइनली आपने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। तो हुआ क्या था, पहले सिर्फ टेक्सोनॉमी को लिया जाता था। टेक्सोनॉमी इज बेसिकली व्हाट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू क्लियर द कंफ्यूजन, ताकि किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। तो ब्रांच है वो साइंस की जो डील करती है इन सब के साथ, इसीलिए हम उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी बेसिकली आपकी किसके बेस पर होती है, टेक्सोनॉमी का बेस आप ले सकते हो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, या फिर सेल की डेवलपमेंट, सेल का डेवलपमेंट हो कैसे रहा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल के अंदर कंपोजिशन कौन कौन से है, इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल स्टडीज़। तो आप वो कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर सकते हो सेल की। उसके अलावा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को स्टडी किया जा सकता है। अब ये तो था बहुत ही सिंपल वे में, यानी कि बहुत ही टेक्सोनॉमी को आप मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इन सब के बेस पर क्या कर रहे थे, क्लासीफाई कर रहे थे ऑर्गेनिज्म को। लेकिन अगर आपको और एडवांस में जाना है तो आप एक काम करो, आप टेक्सोनॉमी के साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी ऐड कर दो। इससे एक नई ब्रांच साइंस के सामने आई विच इज़ एक्चुअली मोर एडवांस, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। तो
सिस्टमैटिक्स क्या थी? सिस्टमैटिक्स जो थी एक्चुअल में सिस्टमैटिक्स आपके पास टेक्सोनॉमी, जो आप पूरा स्टडी करवाते हो ये सब, टेक्सोनॉमी के साथ जब आपने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को जोड़ दिया तो उसको हमने क्या बोलना शुरू किया था? उसको हम कहने लगे थे सिस्टमैटिक्स, विच इज़ अ मोर एडवांस ब्रांच। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि किसी ऑर्गेनिज्म के पेरेंट्स कैसे हैं, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स कैसे हैं, फिर उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स कैसे हैं, मीन्स हमारे एंसेस्टर कैसे हैं, हम किन से सिमिलैरिटी रखते हैं। तो जब आप एक पूरा स्टडी कर लेते हो उसको हम क्या बोल देते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स किनको बोला जाता है? सर जूलियन हक्सले को बोला जाता है फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स, याद रखिएगा। लेकिन वहीं पर हमने एक चीज़ और देखी कि जो आपका जब हम यहाँ पे आए, देखो डिस्क्रिप्शन हो गया, कैरेक्टराइजेशन आपने ऑर्गेनिज्म का कर लिया, आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप उसको नोमेनक्लेचर देना शुरू करो। एंड नोमेनक्लेचर को देना इतना आसान नहीं था जितना आप सोच लेते हो ना कि नाम दे दिया किसी को, नहीं। नोमेनक्लेचर क्यों दिया गया? कन्फ्यूजन को कम करने के लिए। अब मान लो एक लोकल लैंग्वेज में मैं मैंगो को आम, हिंदी में हम आम बोल रहे हैं, राइट। अब हो सकता है किसी और लैंग्वेज में जाकर के आम को आम ना बोलते हो, कुछ और बोलते हो, और अब मैं वहाँ जाकर के बोलूँ कि मुझे आम लेकर के दे दीजिए, तो क्या वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इंटरनेशनली आपको एक वर्ड को एक्सेप्ट करवाना होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, फंगस के लिए, वायरसेस के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट नोमेनक्लेचर आएंगे, हमारे पास एक नोमेनक्लेचर निकाला गया जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एंड ये पूरा कंसेप्ट दिया था कैरोलस लिनियस ने एक्चुअली। एंड इसमें क्या था कि पूरी दुनिया में आप पूरे ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए सिर्फ 2 नाम ही यूज़ करोगे एक ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले पाइनेक्स नाम की एक पब्लिकेशन के अंदर कैस्पर बोहिन थे, वो काम कर रहे थे। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि मैंने फर्स्ट टाइम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था ना वो कैस्पर बोहिन ने दिया था 1651 के अराउंड, और वो पाइनेक्स नाम की एक बुक के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने इसके अंदर दिया था। बट धीरे धीरे कैरोलस लिनियस ने उसके 100 साल के अराउंड और बुक्स निकालना शुरू की। उनको क्या बोला जाता है? कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स दी थी, जैसे कि 1751 में इन्होंने एक बुक दी थी फिलोसोफिया बोटानिका 1751 में दी थी। 1753 में इन्होंने दी थी स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने प्लांट के बारे में बताया था। और 1758 में इन्होंने दी थी सिस्टमा नेचुरा, जिनके अंदर इन्होंने क्या बताया था? एनिमल्स के बारे में बताया था। मैं रिपीट कर देती हूँ, कैरोलस लिनियस ने 3 बुक के बारे में बताया। सबसे पहले फिलोसोफिया बोटानिका जो 1751 में दी थी, उसके बाद 1753 में इन्होंने बताया स्पीसीज प्लांटेरम के बारे में। फिर 1758 में इन्होंने जो दी थी जो बेसिकली क्या थी आपकी सिस्टमा नेचुरा थी, जो फाइनली आपके एनिमल्स के रिगार्डिंग एनिमल्स के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बात करती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आई होप याद हुई होंगी। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस एंड फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक इज सर जूलियन हक्सले। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने के लिए अलग अलग आपकी कमेटी बनाई गई, जैसे कि ICBN और ICZN। ICBN जो थी, इसको आप क्या बोलते हो? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि प्लांट से रिलेटेड जितने भी नाम होंगे उसको कौन आपका अप्रूव करेगा? ICBN। और एनिमल से रिलेटेड जितने भी नाम होंगे उनको कौन अप्रूव करेगा? ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एंड इसी तरीके से ICVN होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, वायरस नोमेनक्लेचर। इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, यानी ICNCP, जिसका मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। क्लियर। अब हर टाइम एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने के लिए एक तरीका होता है। जब आप, जैसे मेरा नाम क्या है? अनुराधा कश्यप, यानी कि अनुराधा मेरा मेन नेम है और कश्यप मेरा सर नेम है, राइट। इसी तरीके से आप किसी ऑर्गेनिज्म का अगर नाम दोगे तो आप उसको 2 वर्ड में लिखो, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है? यहाँ पे जो मैंगीफेरा इंडिका क्या है, वो आपका मैंगो के लिए नाम दिया गया है। पूरी दुनिया में ये आपका एक्सेप्टेड नेम है फॉर द मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। तो जब इसको दिखाया जाता है या जब आप इसको लिखते हो तो इसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। देयर आर सम रूल्स टू राइट योर बायोलॉजिकल नेम। जैसे कि पहला, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है,
फॉर एग्जाम्पल मेंजीफेरा इंडिका। अब ध्यान से देखो, मेंजीफेरा इंडिका, पहली बात तो इसको लेटिन लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है, लेटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है बिकॉज इट इज़ अ डेड लैंग्वेज, ये काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुई है। और जो नाम लिख रहे हो मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका में जब आप नाम लिख रहे हो दोनों को, तो दोनों में से पहला वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। रिपीट कर रही हूँ, पहली बात तो लेटिन में लिखोगे बिकॉज दैट इज अ डेड लैंग्वेज। सेकंड जो रूल है वो क्या है कि पहला वर्ड जीनस लिखोगे, दूसरा वर्ड स्पीसीज लिखोगे। तीसरा क्या है कि जो आपका जीनस का पहला लेटर होगा यानी कि मेंजीफेरा, तो इसमें जो एम है वो क्या लिखोगे, कैपिटल यानी अपर केस में लिखोगे। और इंडिका में जो आपके पास सेकंड नेम है आपका स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम बोलते हैं जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज, तो उसमें जो आप फर्स्ट वर्ड लिखोगे स्पेसिफिक एपिथेट का वो आपका स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए यानी लोअर केस में होना चाहिए। उसके अलावा जब अगर आपका मन हो रहा है कि आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेम को प्रिंटेड फॉर्म में करवाना चाहते हो, तो आप इसको इटैलिक्स में प्रिंट करवाओगे। और अगर आप इसको हाथ से लिख रहे हो, हैंड रिटन लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा लिख के उसको अंडरलाइन कर दोगे। हाथ से लिखने बैठोगे तो आप इटैलिक्स मत लिखने लग जाना, ठीक है, नॉर्मल लिखो और इसको क्या कर दो, आप अंडरलाइन कर दो। इसके अलावा अगर आप फाइनली ओथर लिख रहे हो, ओथर सबसे लास्ट में लिखा जाएगा और ओथर को आप कभी भी इटैलिक्स में नहीं लिखोगे, आप उसको कभी भी लेटिन में नहीं लिखोगे, आप उसको हमेशा रोमन लैंग्वेज में लिखोगे, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखोगे। जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका को डिस्कवर करने वाले कार्लस लिनियस थे, तो इनका नाम आप पीछे कैसे लिख दोगे, LINN डॉट यानी एब्रीविएटेड फॉर्म लिखोगे और उसको अंडरलाइन नहीं करोगे, यानी वो रोमन में लिखोगे, ऑथर का नेम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखोगे और उसको अंडरलाइन नहीं करोगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं बायोलॉजिकल नेम को लिखने के लिए। आप जीनस के बारे में अगर बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ जीनस, जैसे मेंजीफेरा है, मेंजीफेरा जीनस है। अब इस जीनस के अंदर एक स्पीसीज है इंडिका, ठीक है, एक जीनस के अंदर और भी स्पीसीज हो सकती हैं, एक से ज़्यादा स्पीसीज भी हो सकती हैं। अगर किसी जीनस के अंदर सिर्फ एक ही स्पीसीज है तो हम उसको बोलेंगे मोनोटाइपिक, और अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज है तो हम उसको बोलेंगे पॉलीटाइपिक। तो मेंजीफेरा इंडिका में आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं एक ही स्पीसीज दिखा रही हूँ तो मोनोटाइपिक का मतलब है कि एक ही स्पीसीज है, हैव ओनली वन स्पीसीज। और अगर जैसे होमोसेपियंस जो है ना, हमारे पास सिर्फ सेपियंस ही बचे हुए हैं, यानी हमारे पास एक सिंगल स्पीसीज ही बचे हुए हैं, होमोजेनेरा की सिंगल स्पीसीज बची हुई है। पहले बहुत सारी स्पीसीज होती थी, तो हमारे पास अभी सिर्फ सिंगल स्पीसीज बची है, ठीक है। उसके अलावा आप पॉलीटाइपिक स्पीसीज वो होती हैं, उसके अलावा रिसिनस देखो, रिसिनस की भी प्लांट का ये है, और कैस्टर जिसको हम बोलते हैं, तो रिसिनस की भी सिर्फ एक ही स्पीसीज बची हुई है, एक ही जीनस जो है एक ही स्पीसीज ले रखी है इसकी, एक से ज़्यादा स्पीसीज इसके पास नहीं है। बट देर आर सम जीनस जिनके पास एक से ज़्यादा स्पीसीज होती है, उनको आप बोलते हो पॉलीटाइपिक जेनेरा। फॉर एग्जांपल आपका पैंथरा के पास 3 स्पीसीज हैं, जैसे पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस। इसी तरीके से सोलेनम जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मैलेनोजीना और भी होती हैं इसके अंदर। तो आपको क्या मिल जाएगा कि सोलेनम और पैंथरा ये अलग अलग स्पीसीज को कैरी कर रही हैं, है ना। तो बेसिकली एक से ज़्यादा स्पीसीज को कैरी करते हैं, ऐसे जीनस को हम बोल देते हैं पॉलीटाइपिक जीनस। क्लियर। अब हमारे पास देयर आर सम ओब्लिगेट कैटेगरीज जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, एंड दिस कैटेगरीज जब इनको साइंटिफिक वर्ड के साथ बोला जाता है, यानी जब इनको साइंटिफिक बेस पे बोला जाता है, तो हम इन कैटेगरीज को टेक्सा रेफर करते हैं, यानी एक टेक्सा इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और हम बोल सकते हैं एक कैटेगरी जो है वो भी एक टेक्सा को रिप्रेजेंट करती है। तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स यहाँ पे लिखा भी है कि टेक्सोनॉमी क्या थी, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर, मैं अलग से भी बताऊंगी आपको। और क्लासिफिकेशन आप अगर देखोगे तो क्लासिफिकेशन में क्या करते हो, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक। टेक्सोनॉमी बहुत सिंपल सी थी, आपने बाहर से किसी ऑर्गेनिज्म को देखा, ज़्यादा से ज़्यादा एनाटॉमी देखी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल डेवलपमेंट, सेल की बायोकेमिकल हिस्ट्री देखी, आपने उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को नहीं देखा, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। दैट इज अ साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर ऑफ द क्लासिफिकेशन, यानी मॉर्फोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई, है ना, इनको हम स्टडी कर रहे हैं। बट व्हाट इज ए सिस्टमैटिक, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें हाई कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हाई जनरल कैरेक्टर होते हैं। अभी हम देखेंगे क्या क्या होगा।
तो सिस्टमैटिक्स में भी दो तरीके से आ जाएगा आपके पास। एक तो होती है टेक्सोनॉमी में आपके पास दो तरीके से आती है। एक होती है क्लासिकल टेक्सोनॉमी दो तरीके की होती है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लासिकल जो होती है वो सिर्फ आपने ऑर्गेनिज्म को देखा, उसका यूज़ क्या है, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है और उसके बेस पर उसको क्लासीफाई कर दिया, दैट इज़ द क्लासिकल, यानी बहुत पुरानी टेक्सोनॉमी है। और मॉडर्न में क्या करते थे हम, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ऐड कर लेते थे, सेल का डेवलपमेंट, बायोकेमिकल हिस्ट्री, वो सब हम इसमें देख लेते थे, है ना। तो क्लासिकल और मॉडर्न क्लासिकल और मॉडर्न टेक्सोनॉमी होती है। सिस्टमैटिक और भी एडवांस है जिसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को आप ऐड करते हो। तो चलिए अब एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हमारे सामने आया जिसमें आपने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में बात की। जैसे कि मैंने कहा आपको कि अर्नेस्ट मेयर ने कॉन्सेप्ट दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा था कि नेचर में आप जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब एक स्पीसीज के तब माने जाएंगे जब वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें एक दूसरे के साथ और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकें। यानी स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी स्पीसीज क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जो बेसिकली ऐसी पॉपुलेशन है विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली नेचर एंड गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसको हम क्या बोलते थे, स्पीसीज। एंड इस कंसेप्ट को बोला जाता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। तो जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं उनमें क्या क्या है, नीचे से शुरू करो तो स्पीसीज सबसे बेसिक यूनिट होती है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज की। फिर होता है जीनस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ स्पीसीज। जीनस के बाद आती है फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ जीनस। ऑर्डर इससे ऊपर आता है, यानी ग्रुप ऑफ फैमिलीज ऑर्डर। ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज क्लास एंड ग्रुप ऑफ क्लास इज फाइलम और ग्रुप ऑफ फाइलम इज किंगडम। फाइलम एनिमल के लिए लगाते हो, डिवीजन प्लांट्स के लिए लगाते हो, ठीक है। तो डिवीजन इज बेसिकली फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए आप फाइलम लगा देते हो, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम, ठीक है। और जैसे आप लगा देते हो एंजियोस्पर्म डिवीजन, तो वो क्या है, प्लांट के लिए है। तो स्पीसीज जो थी ना वो सबसे बेसिक यूनिट होती है। आप देखो मैं हूँ और कोई और ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई और ह्यूमन है ना, मेरे दोस्त हैं, सपोज मेरा कोई फ्रेंड है, तो वो और मैं एक दूसरे के डिटो सिमिलर हैं। डिटो सिमिलर इन द सेंस हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, हम बोल सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं ना। तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली सिमिलैरिटी शो कर रही हैं, तो ये स्पीसीज़ के अंडर आएगा। और स्पीसीज़ में जो होता है ना वो स्पेसिफिक कैरेक्टर हमारे पास ज़्यादा हैं। स्पीसीज़ में अगर आप जाओगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर ज़्यादा हैं, तो हमारे पास जनरल कैरेक्टर कम है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाने लगोगे किंगडम में, तो मैं बोल दूंगी कि सारे प्लांट हैं, दैट इज़ अ जनरल कैरेक्टर, लेकिन हर प्लांट का अपना एक स्पेसिफिसिटी है, तो वो स्पेसिफिसिटी हायर लेवल पर जाने पे कम हो जाती है। तो ध्यान रखना कि स्पीसीज लेवल पर आपको मोर स्पेसिफिसिटी देखने को मिलेगी और किंगडम लेवल पर आपको लेस स्पेसिफिसिटी देखने को मिलेगी। स्पीसीज लेवल पर जनरल कैरेक्टर कम होंगे, लेकिन किंगडम लेवल पर जनरल कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। तो ये बात याद रखने वाली होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि ज़्यादा कैरेक्टर जनरल जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, किंगडम लेवल पर मिलेंगे। मोर मतलब लेस कॉम्प्लेक्स आपको स्पीसीज मिलेगी और मोर कॉम्प्लेक्स आपको किंगडम मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है ना कि स्पीसीज से नीचे भी कुछ वेराइटीज़ होती हैं, जैसे सब स्पीसीज, नीचे भी कुछ टेक्सा होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, जैसे सब स्पीसीज हो गया, वेराइटीज़ हो गई, बट हम उनको ज़्यादा नहीं लिखते। उसके अलावा हमारे पास एक फैमिली और जीनस के बीच में एक आती है, आपको मिल जाएगी एक डिफरेंट टेक्सा जिसको हम ट्राइब बोल देते हैं, वो भी 1-2 बार पूछा गया है। तो ध्यान रख लेना कि जीनस और फैमिली के बीच में एक और आपको टेक्सा मिल सकता है जिसको हम ट्राइब बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी और इस पूरे उसमें हमने ये देखा कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 7 कैटेगरीज हैं, ऊपर से नीचे आओगे तो ऐसे याद रख सकते हो, कीप पॉट क्लीन, ये ट्रिक बता रही हूँ, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, यानी कि अपने जो गुलदस्ता है उसको क्लियर रखिए, अदरवाइज आपकी फैमिली बीमार हो सकती है। कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये मेरी ट्रिक नहीं है, मैंने कहीं से देखी थी, मैं बता देती हूँ आपको, इट इज़ नॉट मेड बाय मी, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे किंगडम जो है ये हाई कॉम्प्लेक्सिटी शो कर रहा है, बट इसमें जनरल कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होते हैं। स्पीसीज लेवल पर स्पेसिफिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, जनरल कैरेक्टर कम होते हैं। एंड ये जो एक्चुअल में जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ स्पीसीज होती है। स्पीसीज के जुड़ने से ही बाकी के लेवल बनते चले जाते हैं। तो बेसिकली तो यही होती है, ठीक है।
अब हम कुछ अलग से चीज़ें भी करने जा रहे हैं, जैसे कि ये पूरा का पूरा एक आपको मिल जाएगा चार्ट जो मैंने बताया है, कंपैरेटिव चार्ट बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि एक जीनस जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीसीज़ होती है उसको आप बोलते हो मोनोटाइपिक जीनस, बट अगर एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीटाइपिक स्पीसीज़। जैसे कि यहाँ पे देखो ध्यान से, आई होप आपको विजिबल हो। ओके, जैसे सोलिनम एक जीनस है ना। अभी बताऊंगी आगे। सोलिनम के पास 3 स्पीसीज हैं, सोलिनम मेलेनोजिना, सोलिनम निग्रम, सोलिनम ट्यूबरोसम। दिख रहा है? ठीक है, सोलिनम मेलेनोजिना, सोलिनम निग्रम, सोलिनम ट्यूबरोसम। तो मेलेनोजिना, निग्रम और ट्यूबरोसम ये तीनों क्या है? स्पीसीज हैं, और इन तीनों का जीनस क्या है? सोलिनम है। सोलिनम मेलेनोजिना को ब्रिंजल बोलते हैं, सोलिनम निग्रम को ब्लैक नाइटशेड बोला जाता है, और सोलिनम ट्यूबरोसम आपका पोटैटो होता है, इसका कॉमन साइंटिफिक नेम होता है। इन तीनों का जीनस क्या है? सोलिनम है। सोलिनम के साथ मैंने एक और जीनस ऐड कर दिया पिटुन्शिया, और एक और जीनस ऐड कर दिया निकोशियाना, और एक और जीनस ऐड कर दिया धतूरा। यानी 4 जीनस को आपस में ऐड करके मैंने एक फैमिली बनाई जिसको मैं बोलती हूँ सोलेनेशियाई। ठीक है, सोलिनेशियाई के साथ मैंने एक फैमिली ऐड कर दी कॉन्वोल्वुलेशियाई। कॉन्वोल्वुलेशियाई के अंदर कौन आता है? कॉन्वोल्वुलेशियाई के अंदर आता है आइपोमिया बटाटा। आइपोमिया बटाटा क्या है? एक्चुअली इसकी स्पीसीज बटाटा है, इसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, और इसका जीनस क्या है? आइपोमिया है। तो यानी मैंने बेसिकली 5 जीनस को ऐड किया, 5 जीनस की 2 फैमिली बनी, यानी सोलिनेशियाई और कॉन्वोल्वुलेशियाई। इन दोनों फैमिलीज को जोड़ के मेरा एक ऑर्डर बना जिसको हम बोलते हैं पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स के साथ मैंने एक और ऑर्डर जोड़ दिया, सेपिनडेल्स। सेपिनडेल्स किसके लिए एक ऑर्डर था एक्चुअल में? सेपिनडेल्स जो होता है वो आपका एक्चुअली में मैंगीफेरा इंडिका के लिए होता है। देखो, मैंगीफेरा इंडिका यानी मैंगो, इंडिका क्या है यहाँ पे? स्पीसीज है। मैंगीफेरा यहाँ पे क्या है? जीनस है। और मैंगीफेरा की जो फैमिली है दैट इज एनाकार्डेशियाई। तो जो आप सोलिनेशियाई, कॉन्वोल्वुलेशियाई, एनाकार्डेशियाई, इन तीनों को जोड़ देते हो तो आपको 2 ऑर्डर मिलते हैं, पॉलीमोनियल्स और सेपिनडेल्स। ठीक है। ट्रिटिकम एस्टाइवम, इसकी ये वीट के लिए होता है, तो एस्टाइवम यहाँ पे क्या है? स्पीसीज है, और ट्रिटिकम यहाँ पे क्या है? जीनस है। और इसकी ट्रिटिकम की फैमिली पोएसी होती है, इसका ऑर्डर पोएल्स होता है, और ये आपका मोनोकॉटिलिडन क्लास से आता है। तो आपने देखा कि ये सारा जो है, पहले 4 जो थे, पहले 3 एक्चुअली सोलिनम मेलेनोजिना, सोलिनम निग्रम, सोलिनम ट्यूबरोसम, आइपोमिया बटाटा, मैंजीफेरा इंडिका, ये सारे के सारे आपको डाइकोटिलिडन फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। लेकिन अकेला ट्रिटिकम जो है ये आपका मोनोकॉटिलिडन ऑर्डर से क्लास से बिलोंग कर रहा है। सॉरी, डाइकोटिलिडन और मोनोकॉटिलिडन क्लासेस मिलके आपस में एक डिवीजन बनाती हैं जिसको हम डिवीजन बोलेंगे, क्योंकि प्लांट के लिए बोल रहे हो तो ये हो गया एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म एक किंगडम बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्लांटिए, यानी कि एक्चुअल में प्लांट किंगडम की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो, मैंने सारा ग्रुप करते चली हूँ। सबसे पहले स्पीसीज लिखी है ना। स्पीसीज हो गई कौन कौन सी? सोलिनम मेलेनोजिना, सोलिनम ट्यूबरोसम, सोलिनम निग्रम। ये तीनों स्पीसीज जो थी, निग्रम, मेलेनोजिना, ट्यूबरोसम, इन्होंने एक क्या बनाया? जीनस बनाया सोलिनम। सोलिनम के साथ कुछ और जीनस मैंने ऐड किए, जैसे पिटुन्शिया, निकोशियाना, धतूरा, ठीक, ये ऐड किए, और इनसे जो फैमिली बनी उसको मैंने बोला सोलिनेशियाई। सोलिनेशियाई ने आपके पास आगे जाकर के एक ऑर्डर दिया जिसको हम बोलते हैं पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स जो था, पॉलीमोनियल्स के अंदर आपकी 2 फैमिलीज आती हैं, एक तो आती है सोलिनेशियाई, एक आती है कॉन्वोल्वुलेशियाई। पॉलीमोनियल्स के साथ एक और ऑर्डर जोड़ दो, सेपिनडेल्स, जो आपका डाइकोटिलिडन बनाएगा, और डाइकोटिलिडन के साथ मोनोकोटिलिडन जोड़ दो तो एंजियोस्पर्म बनेगा, और एंजियोस्पर्म आपका प्लांट किंगडम होगा। तो फाइनली मुझे समझ में आया कि आइपोमिया बटाटा का जीनस आइपोमिया है, मैंजीफेरा इंडिका का जो है जीनस वो मैंजीफेरा है, ट्रिटिकम एस्टाइवम का जीनस ट्रिटिकम है, मैंजीफेरा की फैमिली एनाकार्डेशियाई है, मैंजीफेरा का ऑर्डर सेपिनडेल्स है। इसी तरीके से ट्रिटिकम एस्टाइवम का जो फैमिली है वो है पोएसी, और इसका ऑर्डर जो है वो पोएल्स है, और इसकी जो क्लास है वो मोनोकॉटिलिडन है, और इसका जो फाइलम या इसका जो डिवीजन होगा वो एंजियोस्पर्म है, और फाइनली इसका किंगडम प्लांट है। तो ये तो प्लांट्स के बारे में था, बट व्हाट अबाउट द एनिमल्स? देखो, जैसे नंबर मैंने पॉइंट किए हुए हैं 5, 6, 7, 8, 9, तो इसके बारे में देखो। कैनिस फैमिलियारिस जो डॉग होता है, कैनिस ल्यूपस जो आपका वॉल्फ होता है, कैनस ऑरियस जो आपका जैकल होता है। तो फैमिलियारिस, ल्यूपस एंड ऑरियस, दीज आर द स्पीसीज। कैनिस यहाँ पे क्या है? जीनस है। इसी तरीके से पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, ये क्या है? यहाँ पे पैंथरा इनका जीनस है, टिग्रिस लियो पार्डस। टिग्रिस होता है टाइगर, लियो होता है लायन,
पार्डस होता है लेपर्ड। तो ये तीनों मिलकर के एक जीनस, इनका एक जीनस है पैंथरा, यानी एक पॉलीटाइपिक जीनस है। फिर इन्हीं के साथ मैंने एक और जोड़ी फैलिस डोमेस्टिका यानी फैलिस, ठीक। तो फैलिस जब मैंने इसके साथ जोड़ी तो फाइनली अब चीज़ें बनाते चलेंगे कि कैनिस इसका जीनस था, पैंथरा इसका जीनस था, फैलिस इसका जीनस था। कैनिस की फैमिली कैनिडाई थी, पैंथरा और फैलिस की फैमिली फैलिडाई थी। कैनिडाई और फैलिडाई ने मिलकर के एक ऑर्डर बनाया जिसको हम बोलते हैं कार्निवोरा। अब रुक जाओ यहाँ पे, कार्निवोरा। अब होमोसेपियंस पे आ जाओ। होमोसेपियंस यानी ह्यूमन जो है इसके लिए बात कर रहे हैं। सेपियन स्पीसीज है, होमो इसका जीनस है, होमिनिडेज की फैमिली है और प्राइमेटा इसका ऑर्डर है। कार्निवोरा और प्राइमेटा आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं मेमेलिया। मेमेलिया क्लास में और भी आपके क्लासेस आती हैं जैसे रेप्टाइल, एव्स, एम्फीबिया, पाइसेस, ये सारी क्लासेस आती हैं इसमें। और इनके मिलने से बनता है कॉर्डेटा फाइला और कॉर्डेटा से बनता है एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि कार्निवोरा और प्राइमेटा ऑर्डर थे और मेमेलिया इनकी क्लास थी जिसमें और भी क्लासेस आएंगी और कॉर्डेटा फाइला बनेगा और एनिमल किंगडम बन जाएगा। फाइनली मुस्का डोमेस्टिका यानी कि आपकी जो मक्खी होती है घर पे, इसका जीनस क्या होता है मुस्का, क्लास क्या होती है, सॉरी इसकी स्पीसीज क्या होती है डोमेस्टिका। इसकी फैमिली मुस्किडेई होती है, इसका ऑर्डर डिप्टेरा होता है, इसकी क्लास इंसेक्टा होती है और ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। आर्थ्रोपोडा एक्चुअल में नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के मिलने से एनिमल किंगडम बन जाता है। क्लियर। इसी तरीके से ऑसिमम सैंक्टम, ऑसिमम सैंक्टम जो है वो तुलसी के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमन इसका साइंटिफिक नेम ऑसिमम सैंक्टम इज यूज्ड फॉर तुलसी। एंड ऑसिमम इसका जीनस है, सैंक्टम इसकी स्पीसीज है। ये लैमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लैमियल्स इनका ऑर्डर होता है। डाइकोटालिडन इनकी फैमिली होती है, इनका क्लास होती है। एंजियोस्पर्म इनकी डिवीजन होती है और प्लांटिया इनका किंगडम होता है, ठीक। अगर आपने चीज़ नोटिस की हो तो देयर आर सम सफिक्स यूज्ड फॉर फैमिली एंड ऑर्डर। अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट में फैमिली के लिए जो सफिक्स लगाया जाता है वो एसी होता है, जैसे सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसियाई। तो एसीआई जो है वो एक सफिक्स है जो किसके लिए यूज़ करते हो, फैमिली के लिए इन प्लांट में। पर वहीं पर जैसे एनाकार्डेशियाई हो गई, पोएसी हो गई, ये सारे प्लांट के लिए है। बट वहीं पर अगर हम फैमिली एनिमल के लिए यूज़ करते हो तो हम इसमें सफिक्स यूज़ करेंगे एई, जैसे कैनिडेई, फैलिडेई, होमिनिडेई, मुस्किडेई, है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके एनिमल्स के लिए होती हैं फैमिली के सफिक्स। ऑर्डर में आ जाइए। ऑर्डर में अगर आप बात करोगे प्लांट्स के लिए तो हम यूज़ करते हैं सफिक्स एल्स, जैसे पोलीमोनियल्स, सैपिंडेल्स, है ना, लैमियल्स, ये क्या है प्लांट के लिए ऑर्डर हैं। बट पोएल्स, अगर वहीं पे आप जो क्या नाम है इनका एनिमल्स के लिए ऑर्डर देखोगे तो उसमें सफिक्स यूज किया जाता है ए, यानी कि कार्निवोरा, प्राइमेटा, यानी ए वर्ड यूज करते हो आप ऑर्डर के लिए एनिमल्स में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे कैसे हम स्पीसीज को जोड़ जोड़ के ग्रुप को बना देते हैं और फिर जीनस बन जाता है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइला या डिवीजन, फाइनली हम किंगडम तक पहुंच जाते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट रैंक और हाईएस्ट कैटेगरी और हाईएस्ट टेक्सॉन। डॉग बोल दो, मैमल बोल दो, एनिमल बोल दो, ये आपकी हाईएस्ट कैटेगरी, ये आपकी जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट वहीं पे ये डिफरेंट आपके टेक्सॉन होने के साथ साथ डिफरेंट रैंक और कैटेगरीज भी होते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट बेसिकली हमारे पास 4 से 5 टेक्सोनॉमिकल एड होती हैं, जैसे हर्बेरियम हो गया जहाँ पे प्लांट्स को रखा जाता है हर्बेरियम शीट के ऊपर। मैं डिटेल नहीं करा रही हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, बट मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, तभी बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हर्बेरियम हो गया जहाँ पे लाइव जो आपके डेड प्लांट्स होते हैं उनको प्रेस करके रख दिया जाता है स्टडीज़ के लिए। म्यूजियम हो गए जहाँ पे एनिमल और प्लांट दोनों को रखा जाता है। डेड होने चाहिए, जूलॉजिकल पार्क में लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स को रखते हैं, बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट को रखते हैं। की होती है, एनालिटिकल होती है, इनके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आप किस ऑर्गेनिज्म के साथ डील कर रहे हो। देयर आर सम मैनुअल्स, जैसे फ्लोरा हो गया, मोनोग्राफ हो गया, कैटालॉग्स हो गए। तो ये सब क्या है, आपके पास अलग अलग चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करवाती हैं टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए, इसीलिए हम इनको टेक्सोनॉमिकल एड भी बोल देते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा चार्ट समझ में आया होगा। ये आज का हमारा पूरा चार्ट था, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सॉरी आखिर में गड़बड़ हो जाती है ना, तो कोई नहीं। तो ये है पूरा जिसको आप स्टडी कर सकते हो अच्छे से।
और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मेरे 2 चैनल हैं टेलीग्राम के, जहाँ पे एक डिस्कशन के लिए है सिंपली, और एक आपको लेक्चर की प्लेलिस्ट देने के लिए है। वहाँ पे नोट्स भी शेयर होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी आती रहती हैं, तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आपका डिस्कशन, अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर आप डिस्कशन वाले ग्रुप में जाकर के ज्वाइन करके बता सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वन शॉट फॉर द लिविंग वर्ल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम आगे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक उठाने वाले हैं। तो चलिए, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।